तो आज बेटे हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, बस इतना इसका डेफिनेशन है। ऑल दो इसके अंदर समझने के लिए आप ऐसे समझो, आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने कोई भी कैंट्री लिखी, 2 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा और इसको इस टाइप के अपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे अगर इसको देखोगे तो आपको लगेगा स्क्वायर टाइप का बन रहा है, या तो स्क्वायर टाइप का पैटर्न बनता है या रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न बनता है। जैसे हमने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, 0 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो अब आपको ये रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है। तो इस टाइप की इनकी फिगर्स बनती हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर छोटी छोटी बातें होती हैं। जनरली हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल ABCD से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को बोल दिया कि कैपिटल A है और इस मैट्रिक्स को नाम के दे दिया कैपिटल B। ठीक है, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी हैं, सुनते जाओ, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और आप लोग प्लीज अभी ना नोट डाउन मत करना यार, नोट डाउन मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ये वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आशा कर ले, क्योंकि टाइम आप बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया, मैट्रिक्स क्या है। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ। ठीक है ना, मान लो बच्चा हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखी है। ब्रैकेट आप ऐसे वाला लगा लो या ऐसे लगा लो, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, तो मान लो मैंने इस बार ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर, ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लिखे हैं 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा, रो बोलते हैं। ऐसे बच्चे ये भी हमारे पास रो ही है और ये भी रो लिखी हुई है। क्लियर, तो ये भी रो है और ये भी रो है। ठीक है, नोट डाउन नहीं करना है, आपको वीडियो में दे दूंगा सुबह तक और उसको फिर वहां से आप देख लेना, क्योंकि कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग होती है बाद में कन्वर्ट होते हैं वीडियो। तो ये आपकी 3 तो इसमें रो गई। अब ऐसे अगर आप देखो ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉलम, COLUMN, ये इसका स्पेलिंग होता है, बट मैं CLM लिखता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो आप याद रखना। एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो जैसे अब ये भी क्या है, ये वर्टिकल लिखा है बेटा, ये भी बच्चे क्या है, हमारा कॉलम का काम कर रहा है, और ये भी किसका काम कर रहा है, ये भी कॉलम का ही काम कर रहा है। क्लियर, ऐसे ही जैसे हमने रो को R1 R2 R3 नाम दिया था, इधर हम कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2, तीसरे को C3 नाम देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। इसमें और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेटा ऑर्डर का मतलब आप ऐसे समझ के चलो साइज से। ऑर्डर का मतलब क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो हर एक चैप्टर के अंदर अपनी खुद की लैंग्वेज होती है ना। तो यहाँ पे साइज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एक मिनट बस रुको, नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, ये क्रॉस का साइन, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ऊपर हमारा क्वेश्चन था, उसमें रो कितनी थी, 3 थी, कॉलम कितने थे, 3 थे, विच इज इक्वल टू 9। बेटा आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ये जो है ना ये सिर्फ नोटेशन है, 3 क्रॉस 3 लिखा है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो बच्चे मल्टीप्लाई करा देते हैं, मैंने करा के काट दिया, इसका मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये डाउट क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कैसे बताना है, पहले रो लिखनी है, बाद में कॉलम लिखनी है। ठीक है, चलो ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ ELTS। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे, आप ये देखो रो कितनी और कॉलम कितनी, उन्हें मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ कॉलम से, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने थे ऊपर, वो हमारे पास 3 थे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, वो भी 3, तो यहाँ पे 9। ठीक है, अब अगर आप ऊपर गिनोगे तो 9 एलिमेंट ही, 1 से 9 तक की गिनती लिखिए, सीधे से समझ सकते हो आप, उस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है। तो ऑर्डर समझ में आया, नंबर ऑफ एलिमेंट समझ में आए। अब एक एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक मैट्रिक्स में लिखा है 7 5 0 3 2 1, ऐसे लिखा है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप देखो इसमें रो कितनी है, रो 2 है, और कॉलम कितने हैं इसमें 3 है। रो क्या होती है फिर से देख लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लिखा होता है इसे रो बोलते हैं, तो इसमें 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 3 है, इसको कॉलम बोलते हैं वर्टिकल को। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, मतलब इस मैट्रिक्स का साइज हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, तो आप गिन के भी बता सकते हो, या इसको मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो 6 आ रहे, तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? देखो आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराने वाले, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करवा देंगे, ठीक है? जो भी डाउट आएगा उसको हम ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब बातें हमने आपको बता दी। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताते हैं ये बता दिया, रो किससे बोलते हैं, कॉलम किससे बोलते हैं ये भी बता दिया, ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ना स्टैंडर्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो कुछ देख लो एक, मतलब क्वेश्चन ये है, हाउ टू राइट 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 2 या 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। मतलब क्या चीज अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो मेरे पास ना टाइम कम है, आपके पास भी कम है, तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी सारे कवर हो जाए। थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपको एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 रो और 2 कॉलम चाहिए, तो बेटा देखो ऐसे लिखा जाता है, जो पहला नंबर होता है उसको हम लिखते हैं A11। इस A11 का क्या, ये 11 नहीं लिखा है, ये A11 लिखा है। ऐसी दूसरी एंट्री का नाम देते हैं A12। यहाँ पर जो आएगा उसे बोलेंगे A21, इसे बोलेंगे A22। तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस समझ लो क्या है। जैसे मान लो 1 2 लिखे, तो 1 2 का क्या मतलब है, जो पहले लिखा होता है ये क्या होता है, रो, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, कॉलम। तो 1 2 जो नंबर है वो ये दिखा रहा है कि ये जो एंट्री है ये कहां पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर है, यहाँ पे क्रॉस बन गया ना, तो इधर है ये एंट्री। क्लियर? तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर एंट्री है। समझ में आ रही है बात? तो हमने आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना बताया। अगर मान लो आपको एग्जाम में बोले कि आप 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बताओ कैसे लिख सकते हैं, तो 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया 2 जिसमें रो हो और 3 उसमें कॉलम हो। तो 2 रो हो तो एक तो आपने यहाँ पे A11 लिख लिया, A21 लिख लिया। अब आप आगे बढ़ते रहो, A11 के बाद A12 लिख लो, फिर एक A13 कर दो, क्योंकि कॉलम 3 चाहिए ना हमें। नेक्स्ट एंट्री A22 आ गई, फिर A23 आ गई। समझ गए? अब देख लो इसमें 2 तो रोज हैं और 3 इसमें कॉलम है। ऐसे 1 2 3 कॉलम हो गए, और ये एक रो दूसरी रो, ठीक है। और कौन सा मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 2 का भी आपको लिख के दिखा देते हैं। अगर आपको 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना है, मान लो मैंने उसे C नाम दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 3 तो रो चाहिए और एक मुझे कॉलम चाहिए, सॉरी 2 मुझे कॉलम चाहिए। तो एक मैंने लिखा A11 A12। अब नेक्स्ट एंट्री नहीं लिखनी क्योंकि कॉलम कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, तो ये एक कॉलम और दूसरा कॉलम। अब एंट्री नीचे लिखो A21 A22। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को लिखा जाता है। ये 3 1 आएगा यहाँ, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे मान लो बेटा, अगर मुझे 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मान लो मैंने इसे D नाम दिया, तो इसका मतलब मुझे इसमें 3 रो चाहिए, A11 A12 A13। ऐसे ही A21 ये आएगा A22 A23, फिर आएगा A31 A32 A33। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये है आपकी स्टैंडर्ड तरीके से आप मैट्रिक्स कोई भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। अब देखो एक छोटा सा ना क्वेश्चन देखो, सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैंने बोला 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखो, हुज या फाइंड करो हुज एंट्रीज आर गिवन बाई मान लो मैंने उसकी एंट्री का एक फॉर्मूला बना दिया, ऐसे AIJ इक्वल टू से I+J, ऐसे फॉर्मूला बना दिया। तो अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन देखो आप। पहले तो अगर मेरे को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा A11 A12 A21 A22। ठीक है बेटा? अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी एंट्रीज की वैल्यू चाहिए। तो कैसे पता लगेगी, देखो A11 कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये पता लग रहा है I की जगह 1 लिख दो और J की जगह पे भी क्या लिख दो, 1 लिख दो, तो कैलकुलेट होकर 2 आ गया। हमें ये समझ में आया कि A11 की जगह पर हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पर हमें यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, अब मान लो मुझे A12 निकालना है,
तो फॉर्मूला क्या मेरा आई प्लस जे लिखा है ना सामने, तो आप क्या करो आई की जगह पे 1 लिख लो और जे की जगह पे 2 लिख लो, कितना आ गया कैलकुलेट होकर 3 आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जगह पे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, समझ आ रहा है। ऐसे मान लो A21 निकालना, तो आई की जगह पे 2 रखो, जे की जगह पे 1 रखो। ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ये अलग अलग तरीके से फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया फिर से, तो इधर हमने 3 रख दिया। अगर मान लो वो मैं बोले A22 निकालो, तो आई की जगह 2, जे की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो वी विल राइट 4 हियर, समझ आया। तो हमने क्या करा, 2x2 का मैट्रिक्स निकाला, ये हमें फॉर्मूला दिया था इसकी मदद से। ऐसे ही मान लो कि अगर फॉर्मूला बदल दिया जाए, मैं अटैचमेंट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मान लो इस बारी AIJ में क्या कर दे वो आपसे फॉर्मूला बदल दिया, ऐसे लिख दिया I/J, तो आपको बोल रहा है फिर से 2x2 का मैट्रिक्स निकाल के दो। तो 2x2 के मैट्रिक्स में एक एंट्री तो ये होगी A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। ये 4 एंट्री हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लो। तो ये हो गया 1/1 मतलब 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 2/1 मतलब 2 हो गया, ये 2/2 मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो मैट्रिक्स क्या आ गया आपका, मैट्रिक्स आपका आ गया A11 की जगह हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 आया, इधर 1/2 आया, इधर 2 आया, इधर 1 आया, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को डाउट है बेटा तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। अभी आपका सितंबर का मिड चल रहा है, 1.5 महीना हमारे पास है, जिसमें हमें सिलेबस भी करवाना है आपको, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कराने हैं। नॉलेज आपको मैं पूरी दूंगा, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। वो करके करना भी क्या, पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही देने ना अब, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें, क्लियर हो गई। तो हमने कुछ सर छोटे, हाँ बेटा बोलो बोलो। मेरा पूरे मैट्रिक्स में बस एक ही डाउट है, ये वीडियो आपकी जो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसको एक बार और देख लेना, ये मैट्रिक्स आज खत्म नहीं होगा, इसमें एक क्लास और लग जाएगी, इतना आप सह नहीं पाओगे मार्क्स करा दूंगा। मेरी कोशिश है मैं ज्यादा से ज्यादा कराऊं, बट इतना नहीं हो सकता, आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे टाइप ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा ना। जी बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा, बट उसने अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक टॉपिक, अभी दिखाता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहा है, हमारा टॉपिक क्या है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल लिखा हुआ, इसमें एक ही कॉलम है ना, नजर आ रहा है, इसमें एक ही कॉलम है। अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर कितना है, इसमें रो तो 4 है, 1 2 3 4, बट कॉलम इसमें एक ही है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 4x1। ऑर्डर क्या होता है, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, पहले रो लिखो बाद में कॉलम लिखो। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, रो तो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा, तो उसे बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स। तो फिर रो मैट्रिक्स क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही रो, कॉलम जितने मर्जी हो। तो देखो इसमें रो तो एक ही है ना, ये हॉरिजॉन्टल में है ना, तो इसमें रो एक है बट कॉलम कितने, देखो एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, इसमें 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1x4। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम उसके नीचे लिख सकते हैं, बॉटम में, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम उसके बॉटम पे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर होता है, देखो अगर जितनी रोज हैं उतने ही अगर कॉलम है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जितनी रो उतने ही अगर कॉलम है तो क्या बोलेंगे, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये सब बातें याद कर लेनी है आपको, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाली सारी एंट्री तो क्या हो, नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्री अगर जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी सारी एंट्री क्या है, नॉन जीरो, बट बाकी सारी एंट्री क्या है, जीरो है, इसमें एक ही एंट्री लिखी हो तो ये अकेले डायगोनल हो गया, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप एक चीज नोटिस करो, पहले इसका स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल नहीं बनता है। देखो कैसे, मान लो अगर मैंने एंट्री लिख दी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें डायगोनल नहीं बन पाएगा, डायगोनल हमेशा ऐसे बनता है इसमें। ठीक है, अगर मान लो ऐसे मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4, तो डायगोनल हम इसको बोलेंगे जिसमें 1 और 4 आ रहा है, इसको डायगोनल नहीं बोलना है। जिसमें 3 2 आ रहा है इसको डायगोनल नहीं बोलते हैं, मैट्रिक्स में डायगोनल इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखनी है बात। तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसमें डायगोनल पे सारी एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए,
मतलब अगर एक भी नॉन जीरो तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसने, देखो, a square matrix B is said to be diagonal matrix if its non diagonal entries are zero, मतलब डायगोनल को छोड़ के एंट्रीज कैसी हो, जीरो हो, ठीक है ना, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए, क्लियर है। तो कह रहा है डायगोनल एंट्री को छोड़ के अगर सारी एंट्री जीरो हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। अगर डायगोनल पे सारी एंट्री सेम हो जाए, डायगोनल पे अगर सारी एंट्री सेम हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, आंसर होगा यस, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का सब पार्ट है, ठीक है। जब डायगोनल मैट्रिक्स में सारी एंट्री सेम हो जाती है डायगोनल पे तो स्केलर नाम देते हैं उसको, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर भी एक सब केस होता है, अगर ये सारी एंट्री 1 1 हो जाए, डायगोनल पे अगर सारी एंट्री 1 1 हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स का नाम पड़ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। देखो यहाँ पे पढ़ा रहा है, अगर सारी एंट्री डायगोनल पे कैसी हो 1 1 1 1, ठीक है, तो वो कैसा मैट्रिक्स बन जाता है, ये मैट्रिक्स बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो I2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, ये लिखा हुआ। और अगर I3 लिखा है इसका मतलब क्या है कि 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। क्लियर हो गई। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने। मैंने आपको बस एक बार बता दिया कि सब चीजें होती, याद तो आप ही को करना है और जल्दी से जल्दी याद करना है, टाइम मत खराब करना। अब आगे है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो इसके, हाँ जी बेटा बोलिए। जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल था ऊपर, सो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल भी तो हो सकता है। बेटा आपकी ना मुझे आवाज ढंग से नहीं आ रही, मुझे हैंड फ्री लगा दो। नोटिफिकेशन आपका सर जो भी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल बताया ऊपर, वो सर डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो ये जो आपके इसके स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स के ही सब पार्ट्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो। अगर ये सारी एंट्री सेम हो तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारी एंट्री 1 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो ये सब एक दूसरे के सब पार्ट्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल बोल सकते हैं, आइडेंटिटी को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। ये अलग अलग है। जैसे हम ऐसा है ना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सुना तो वही, ये सारे स्क्वायर रेक्टेंगल तो होते ही हैं, वही वाली बात है ना, क्योंकि स्क्वायर से रेक्टेंगल निकल के आया है। ऐसे ही है, जैसे हम ये बोलते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, क्यों, क्योंकि इंटीजर में से नेचुरल नंबर लिख करके आए। एवरी होल नंबर इज इंटीजर बिकॉज होल नंबर सारे इंटीजर से निकल के आए हैं। ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से निकल के भी आए हैं। ये चीजें सबसे बड़ी चीज है, जहां से निकल के आए हैं उसको तो हमेशा ही बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखो आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, हम ये कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो दिमाग अपने आप काम कर जाता है इंसान का। पहली बात तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, पहले और दूसरे मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होनी चाहिए। अगर एंट्री इक्वल नहीं तो वो फिर मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे। जैसे आप ये दो मैट्रिक्स देख पा रहे हो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, हाँ जी सेम है। अब यहाँ पे पहली एंट्री 2 है तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए ना, तभी तो सेम लगेगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 है, मान लो इधर 10 लिख देगा तो मैट्रिक्स तो आपको देख के पता लग जाएगा इक्वल नहीं, बट यहाँ पे भी बाई चांस 0 है, यहाँ पे भी 0 है, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जैसे इन दो मैट्रिक्स को देखो, क्या ये इक्वल है, तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा यार एंट्री सेम नहीं है ना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, ये इक्वल कहाँ से हुए, ये तो इक्वल नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होने से वो इक्वल नहीं होते, ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए। तो ये आप यहीं से देख लेना, वीडियो में से आपको पता लग जाएगा मैंने कहाँ से पढ़ाया है, और इसको आप नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गई बात। थोड़े थोड़े रफली नोट्स बना लेना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे एग्जांपल एक और देखो, इसमें वो खुद ही बोल रहा है, देखो बीच में इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने बोल दिया तुम्हें मैट्रिक्स इक्वल है।
आपको कह रहा है जो मिसिंग टर्म्स है उनको निकालो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो x प्लस 3 को किसके इक्वल रख दोगे? 0 के इक्वल रख दोगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -3 आ गया। इसको उठाकर इसके इक्वल रख दो 6 के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल रखते रहो। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6 रखो, यहाँ से z का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? जैसे 2 आ जाएगा। समझ गए? तो ये सब काम तो आप कर ही सकते हो 12th के बच्चे। दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करना है? अगर इक्वल का साइन बीच में है या क्वेश्चन में बोल दिया इक्वल, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को कंपेयर करके जो भी मिसिंग वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी है, फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या एबीसीडी सब निकालना है, तो पहले इसको इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो, तो 4 इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, चारों को सोल्व करके एबीसीडी निकाल लेना। समझ रहे हो? थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाता है कुछ क्वेश्चनों में, सोल्व तो कर सकते हो 12th के बच्चे हो ना, इसमें बस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, तो ये आपकी 3.1 आपकी खत्म हो गई एक्सरसाइज, इसमें कुछ करने के लिए अब बचा नहीं है। एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी अब मैं इसमें कुछ नहीं कराने वाला। आपका कॉन्सेप्ट मैंने सारा करा दिया, और मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप भी मत करो, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आप सुन लो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अटकेंगे नहीं, चिंता मत करो। मेन तो मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना अटके। जैसे आप ये देखो, पहला क्वेश्चन है ये, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि 1-3 बताओ, A13, तो ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो A13 का मतलब क्या होगा? सोचो, पहले रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये रही, इसमें तीसरा कॉलम ये पड़ेगा, तो इसका मतलब 19 नंबर हो गया। मतलब A13 का वैल्यू कितना हो गया? 19 हो गया। जैसे चलो A24 का वैल्यू बताना, ये बता दें। A24 क्या हो गया? सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 12 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बड़ी सीधी सी चीजें हैं। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, जब बाद में आपका रिकॉल होने के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है प्रिंस, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को बेटा फिर भी डाउट आए तो मेरे जी सदके मेरे बच्चे दोबारा पूछ लें। ठीक है, देखो बाकी सबको आता था वो चले गए, प्रिया जी को भी आता, प्रिया तो ऐसी रुकी हुई है अभी। ठीक है ना, प्रिया इसलिए रुकी है कि अंगद सर मेहनत कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मेरा परसों एग्जाम है। ठीक है, चलो मैं आपकी तारीफ कर रहा था, मैंने कहा कोई तो सहारे के लिए बैठा है मेरे। एक्चुअली क्या है ना, ये प्रिंस बेटा मैट्रिक्स ना सबसे बेसिक चैप्टर है, और उसमें सब बच्चों ने कर रखा होता है। ये 12th की स्टार्टिंग में सब लोग स्कूल में पढ़ लेते हैं कितनी बार, तो कहीं ना कहीं बच्चा कर लेता है मैट्रिक्स को, आपको पता नहीं कैसे रह गया। मैं तो सोच रहा था मैंने किया नहीं ना, मैंने स्कूल में भी नहीं किया था ये। चल कोई गल नहीं है, छाड़ दे, उन कराए रहे हैं, पर टाइम लग जाएगा यार, फालतू टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। अच्छा अब एक चीज देखो, मान लो वो एक बोलता है कि एक मैट्रिक्स है ना, कहता है सपोज करो हमने आपको 24 एलिमेंट्स दे देते हैं, 24 एलिमेंट्स देते हैं, वो आपको बोलेगा आप बताओ आप इससे कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो। 24 एलिमेंट्स आपको दे दिए है ना, आप इससे कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो। अब इसको समझने में टाइम खराब होगा। मान लो मैं आपको 4 एलिमेंट्स दे दूं, कितने एलिमेंट दे दिए? 4 एलिमेंट्स, और वो 4 एलिमेंट्स के नाम सोच लो, ऐसे दे दिए A B C D। मैंने बोला जरा इससे प्रिंस अलग अलग मैट्रिक्स बना के दिखा, तो प्रिंस ने एक तो मैट्रिक्स ये बना दिया ABCD, दो मैट्रिक्स बना दिया, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपने कॉलम मैट्रिक्स बना दिया ऐसे ABCD, ऐसे बना लिया, फिर आपने एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। अब इसके अलावा और नहीं बनेगी, ये 3 बनेगी। अब हम बना के देखें, इससे ज्यादा इजी तरीका क्या है, ये जो 4 है ना, आप ये देखो हम 4 को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। 4 1 into 4 करके 4 आ सकता है, 4 into 1 करके भी 4 आ सकता है, और 2 into 2 करके भी 4 आ सकता है। तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी है अलग अलग, 4 एंट्रीज को हम 3 अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर डाल सकते हैं। अब जैसे 24 है, तो मेरे ख्याल से मुझे जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बताने की, फिर भी चलो एक बार देख लो। अब 24 है, तो 24 कैसे कैसे ले सकते हैं? 1 के टेबल में 24 आएगा, आंसर मिलेगा यस। फिर 2 के टेबल में 24 आएगा, आंसर मिला यस। 3 के टेबल में आएगा, आंसर मिला यस। 4 के टेबल में आएगा, आंसर मिला यस। क्या 5 के टेबल में आएगा? नहीं। क्या 6 के टेबल में आएगा? आंसर मिला यस, क्योंकि वो आ चुका है। तो जैसे ही उल्टे आने शुरू हो जाए, जैसे ही आ गया ना इसका उल्टा, अब आगे की सोचने की जरूरत नहीं, इन सबके उल्टे उल्टे लिख दो। जैसे अब इसका उल्टा कर दिया, कितना आ गया? 8 into 3। इसका उल्टा कितना हो गया? 12 into 2। इसका उल्टा कितना हो गया? 24 into 1। अब कहने का मतलब क्या है? इफ यू हैव 24 एलिमेंट्स देन यू कैन जनरेट दिस मच ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका 24 एलिमेंट्स है, इसका मतलब आप 8 मैट्रिक्स बना सकते हो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर के। समझ गए? समझ गए? अब मान लो अगर मैं आपको 24 की जगह एक प्राइम नंबर लिख के दे दूं 13, तो इसका आंसर तो बड़ा आसान है, ये तो 13 into 1 आएगा या 1 into 13 आएगा। इसका मतलब यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आप 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हो। 13 आने का और कोई तरीका ही नहीं है, बिकॉज ये प्राइम है। समझ गए? बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है।
अगर मैं आपको 8 दे दूं, मैं बोलूं 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास, कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे? तो आप देखो 8 आप कैसे कैसे बना सकते हो। 1 से शुरू हो, 1 के टेबल में आता है, आता है। 2 के टेबल में आता है, आता है। 3 के टेबल में आता नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, आता है। उल्टे आने शुरू हो गए ना, तो 4 into 2 लिख लो और 8 into 1 लिख लो, तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर आपके पास 8 एलिमेंट है तो आप 4 अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो, दैट्स इट। तो आपकी पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, जब आप नोट्स बनाओगे तो हेडिंग डाल लेना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब पहले समझ लो। जैसे आप नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो, ऐसा यहाँ पर भी होता है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को डिवाइड कैसे करते हैं, वो नहीं होता। दो मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, वो आपको हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक ऑपरेशन देखेंगे जिसको यहाँ पर बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या होता है अभी समझ में आ जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो ये देखो। मान लो आपने मैट्रिक्स दे दिया ए, 1 2 3 4। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं, कितने भी साइज का हो सकता है। अब मेरा मन करा कि भाई इसको ना 5 से मल्टीप्लाई करा, तो कोई बात नहीं, बाहर 5 को रखो और 5 को ना अंदर सबसे मल्टीप्लाई करा दो। 5 into 1 5, फिर ये 2, फिर ये 15 और ये 20। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों बोलते हैं? मैथ्स में ना कांस्टेंट को स्केलर बोला जाता है। मैथ्स में कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, इसलिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम देते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? इसमें देखने की ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशंस टू मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लो, कुछ बातें ना सुन लो अच्छे से, वो आपको अपने आप ही याद रहेंगे। देखो आप खुद सोचो, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली उन दोनों मैट्रिक्स का साइज तो सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड होंगे। एक छोटे साइज का मैट्रिक्स बड़े में ऐड नहीं हो सकता। तो दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब एग्जांपल देते हैं ऐड करते कैसे। मान लो मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3, ठीक है। मैं बिल्कुल बच्चों वाले एग्जांपल ले ताकि जल्दी जल्दी हो। 0 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 1 लिया, मान लीजिए। तो अगर मुझे a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। इस 1 को उठा के 0 में ऐड कर दो, आंसर 1 आ गया। इस 2 को उठा के 3 में ऐड कर दो, 5 आ गया। इस 3 को उठा के 4 में ऐड कर दो, 7 आ गया। इस 4 को उठा के 1 में ऐड कर दो, 5 आ गया। तो तुम्हारे समझ में क्या है, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दो। इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं, हो गया आगे समझ। अब अगर एक मैट्रिक्स छोटा एक मैट्रिक्स बड़ा है तो वो ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूल क्या ऐड करने का, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड करनी है। अब एक मैट्रिक्स बड़ा है तो वो छोटे में ऐड नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। इसलिए दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो आपको क्या चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका एडिशन हो गया। ऐसे जब हमें सब्ट्रैक्शन करना तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ। a माइनस बी कैसे करोगे, इस 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला भाई, 1 ही मिला। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, माइनस का 1 मिला। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1 मिला। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला। तुमने अब सुन लिया ना अगर एक बार तो भूलोगे नहीं इसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, क्योंकि ये तो बेसिक जैसे हम करते थे वैसे ही है। समझ में आ गई बात। देखो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में ना जो सबसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अब हम वो करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। इस टॉपिक को तसल्ली से करेंगे तो ये, इसको तसल्ली से करेंगे तो थोड़ी सी लंबी सांस ले लो, फिर कराते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लंबी सांस खींच लो एक बार अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, डिफिकल्टी, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, इसको आप बी से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो जरूरी नहीं है दोनों का साइज सेम हो। बोल दो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या बोला था, दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं, दो अलग अलग साइज के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराए जा सकते हैं। कौन कौन से साइज के मल्टीप्लाई कराए जा सकते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, तो ए बी से मल्टीप्लाई कब होगा, a into b is defined, ये कब डिफाइंड है, if number
ऑफ कॉलम्स इन ए, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर एक मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतनी ही अगर रो है दूसरे मैट्रिक्स बी में, तो वो मल्टीप्लाई कराए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया रूल कि ए को बी से मल्टीप्लाई कब करा सकते हैं। ठीक है, ये रूल हो गया, इसको पहले याद कर ले दिमाग में, फिर बताते मल्टीप्लाई करें कैसे। बेटा क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली, रिकनेक्ट कर लेना, तो सेकंड्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, रिकनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये पहले तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया जिसको तुम दिमाग में डालो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अच्छे से याद करो इसको। पहले मैट्रिक्स में क्या देखोगे? कॉलम। दूसरे में क्या देखोगे? रो देखोगे। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का मैंने अभी आपको रूल क्या बताया था, एक मैट्रिक्स दूसरे से कम मल्टीप्लाई होगा। अभी फिर से बताता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स को आप हमेशा ऐसे उसके ऑर्डर को नीचे लिख सकते हैं, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कराने से पहले आप हमेशा देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है भी कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे? पहले मैट्रिक्स में कॉलम देखेंगे, इसमें कितने कॉलम है जी? 2 कॉलम है। और दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखेंगे? रो कितनी है, तो रो इसमें 3 है। जब ये मैच हो गया उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। क्लियर होगी बात? तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि ए में जो पहले मैट्रिक्स लिखे ना उसका कॉलम लिखते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 3 है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो कितनी है? वो भी 3 है। दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट। अब वो निकालना कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा, तसल्ली से देखना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। मैं इसमें यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तसल्ली से। देखो पहले तो क्या करो, मैट्रिक्स ए लिख लो। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स ए को आपने ऐसे लिख लिया, मैट्रिक्स बी भी लिख लो, 2 4 2 3 5 1। देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सेंसिटिव है, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। करना क्या होता है वो देखो। जैसे इसमें जो एंट्रीज है ना, इनको पकड़ो और इनको ना मतलब ऐसे पकड़ के ना यूं घुमा दो, जैसे किसी का कान मरोड़ते हैं ना, है ना, वैसे ही सोच लो इसको मरोड़ना है। तो ये इसको जब ऐसे घुमाओगे ना तो यू विल फील होगा क्या, जब ये घूम के सीधी हो जाएंगी, हमें क्या करना है, इसको घुमा करना है, इसके ऊपर फेंक देना, पहले कॉलम के ऊपर। अभी समझ में आ जाएगा, पहले सुन लो। पहली रो को क्या करना है, जैसे कान मरोड़ते हैं वैसे मरोड़ो और उठाकर पहले कॉलम के ऊपर फेंक दो। तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये जो 1 है ना ये ऑटोमेटिकली 2 पर मैप हो जाएगा, 1 का मैप हो जाएगा 2 के ऊपर मैप हो जाएगा। और फिर ये जो -2 है ये कहाँ मैप हो जाएगा, आपको फीलिंग आएगी मोड़ने के बाद 2 पे चले जाएगा। और 3 किस पे मैप हो जाएगा? 2 पर मैप हो जाएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली फील आ रहा होगा जब मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब कैसे लिखेंगे, मैं पूरी एंट्री लिख के दिखाता हूँ आपको। ये जो पहली एंट्री 1 है ये किस पर जाएगी? 1 विल गोज टू 2। एंड देन ये जो सेकंड एंट्री है जब हम इसको मरोड़ देंगे, पूरा घुमा देंगे ऐसे, तो -2 विल गोज टू 4। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीच में एडिशन लगाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे फिर से प्लस लगाओ, अब 3 जो है 2 पर जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, पहले देख लो फिर बाद में पूछना अगर समझ नहीं आएगा तो। ऐसे ही अब क्या करा है, इसको दोबारा से पढ़ा, इसको फिर से मरोड़ा और इस बार इसको मरोड़ने के बाद हमने सेकंड कॉलम को उठा दिया। ठीक है, पहले इसको फर्स्ट कॉलम के ऊपर ले गए थे, अब क्या ले गए, सेकंड कॉलम के ऊपर लेके जा रहे हैं। जब इसको सेकंड कॉलम के ऊपर लेके जाओगे तो इस बार आपको क्या लगेगा कि जो 1 है वो 3 के ऊपर चला गया, तो 1 goes to 3, -2 goes to 5 एंड 3 goes to 1। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, फिर से पहली रो को पकड़ेंगे, इसको फिर से पकड़ा, एक बार फिर मरोड़ा और इसको आगे वाले कॉलम पे फेंक दिया। क्या है यहाँ पे कोई कॉलम है? नहीं, तो काम खत्म हो गया, इस पहली रो का काम खत्म। इसका इतना ही रोल था वो हमने यूज कर लिया। अब बारी आती है सेकंड वाले रो की। सेम प्रोसीजर इसके साथ करना है, इसको पकड़ो, इसे मरोड़ो और पहले कॉलम के ऊपर फेंक दो। जब इसे मरोड़ के पहले कॉलम पे फेंकोगे तो आपको क्या लगेगा, -4 goes to 2। -4 किस पर जा रहा है? 2 के ऊपर जा रहा है। एंड 2 goes to 4, 5 goes to 2। ऐसा आपको फील आएगा। ऐसे इसको फिर से मरोड़ो इस वाले रो को और इस बार यहाँ फेंक दो इसको। You will feel -4 goes to 3, 2 goes to 5 and 5 goes to 1। यस, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेंगे, जो कि आप कर सकते हो। इसका प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आप इसका प्लस माइनस कर लेना, वैल्यू ये आ जाएगी।
0 -4, ये 0 आ रहा है, ये -4 आ रहा है। आप चाहो तो एक आधी एंट्री चेक कर सकते हो। ये 10 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। चलो मैं आपको एक एंट्री चेक करवा देता हूँ। ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 6 है। 2 और 6 8 हो गया, और ये बीच में -8 लिखा है, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने a इंटू बी कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया? ठीक है, तो अभी क्या करो, एक बार डीप ब्रीथ लो और ये सोचो मैंने क्या पढ़ाया। एक डीप ब्रीथ और एक बार सोचो, दिमाग के अंदर घुमाओ मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, चलो अब क्या निकाल लेते हैं, b इंटू ए निकालते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, b इंटू ए निकालते हैं। तो b इंटू ए निकालने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि यार b में कॉलम कितने हैं और a में रो कितनी। जो पहले मैट्रिक्स लिखा उसमें कॉलम ही देखने, तो आ जाओ जरा आओ। b में कितने कॉलम है, देखो b में 2 कॉलम्स है, a में कॉलम कितने हैं, 2 है, और a में रो कितनी है, वो भी 2 है। तो इसका मतलब डिफाइंड है, तो कर लेते। ठीक है, चलो ये हमने लिख दिया यहाँ पर मैट्रिक्स B। ठीक है, और अब यहाँ से मैट्रिक्स A भी उठा लेते हैं। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स A हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम b इंटू ए। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि डिफाइंड तो है ही। हम निकालेंगे कैसे, देखो बेटा प्रोसीजर सेम है। क्या करो, पहली रो को पकड़ो और इसको पकड़ के ऐसे मरोड़ दो। मरोड़ के कहाँ ले जाएंगे, पहले कॉलम के ऊपर। तो आपको फील आ रहा होगा कि ये जो 2 है ये 1 पे जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, प्लस 3 किस पे जाएगा, -4 पे जाएगा। क्लियर? ऐसे ही क्या करेंगे, अभी इस रो का रोल बाकी है, इसको फिर से मरोड़ेंगे और इस बार कहाँ ले जाएंगे, सेकंड कॉलम के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दिस टाइम यू विल फील दैट 2 गोज टू -2 एंड प्लस लगाएंगे 3 गोज टू 2। ठीक है, अभी इसका रो का रोल खत्म नहीं हुआ, इस रो का भी रोल खत्म नहीं हुआ, अब इसको इस कॉलम पर लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। क्लियर? अब इस रो का रोल खत्म हुआ क्योंकि आगे कॉलम नहीं बचे ना। अब सेकंड वाली रो को पकड़ो, सेम प्रोसीजर करना है, इसको मरोड़ कर इस पे ले जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम पे इस पे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पे आगे वाले ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक्टिव रहना, आपको समझ में आ जाएगा। 4 विल गोज टू 1 एंड 5 विल गोज टू -4। जब मैं बोलता हूँ ना दिस विल गोज टू दैट नंबर, तो आप सोचा करो। अब नेक्स्ट टाइम आप मन में सोचना, और गलत बोलो तो फिर मेरे से पूछना। 4 विल गोज टू, मन में सोच लो, -2। ठीक है, एंड 5 विल गोज टू 2। आगे करें, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। 4 विल गोज टू 3, 5 विल गोज टू, बोलना नहीं है, मन में सोचना है क्योंकि टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी निपटाना है। अब इसकी बारी, तो यहाँ पे फील करो 2 कहाँ पर जाएगा, 2 विल गोज टू 1। ठीक है, ऐसे ही 1 विल गोज टू -4। अभी इसको नेक्स्ट वाले कॉलम पे लेके जाएंगे। 2 विल गोज टू -2 एंड 1 विल गोज टू 2। क्लियर? सेम 2 विल गोज टू 3 प्लस 1 विल गोज टू 5। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब इसको प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। प्लस माइनस करने के बाद इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखो ये प्लस का। क्लियर? तो ये आप लिख लेना इसको कैलकुलेट करके। कहने का मतलब है जब इसको कैलकुलेट करोगे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। वैल्यूज आप लोग खुद प्लस माइनस कर लेना। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा रिमार्क है जो यहाँ से निकलता है। देखो एक चीज आप नोटिस करो, जब हम नॉर्मल बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया गया था कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर सेम आता है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके की चीजों को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दोबारा सुन लो। जैसे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर सेम आता है ना। कहने का मतलब अगर चीजों को ऐसे पलट दो, आंसर फिर भी अगर सेम आए तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे मैट्रिक्स में भी है, a + b करो या b + a करो, सेम आएगा। बट ऑन द अदर हैंड चेक करो, जब हमने ए बी मैट्रिक्स निकाला था यार, वो तो 2 + 2 आया, छोटा सा आया। तो ए बी मैट्रिक्स बी ए के तो इक्वल है ही नहीं दूर दूर तक। चेक करो, बी ए तो बहुत बड़ा है, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हेयर नोटिस करने वाली चीज क्या है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल नहीं है, बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से एक रिमार्क निकल के आता है। रिमार्क क्या है, रिमार्क ये है
इसमें दो रिमार्क निकलेंगे, पहला रिमार्क सुन लो। फर्स्ट रिमार्क ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, पहला रिमार्क निकला। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होगा, उसको देखो, बड़े ही ध्यान से देखना है बेटा। देखो मुझे बताओ, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, सही है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, ये भी मैंने सही बोला। हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों करवाया था? क्योंकि जब ये 3 इस 3 से मैच हुआ था तभी करवाया था ना। अब आप ये सोचो, बचा क्या? 2 बचा, और ये भी क्या बचा? 2 बचा। जरा नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, 2 क्रॉस 2 तो नहीं है, तो आंसर मिला हाँ। समझ में आया? जो बच जाते हैं उसी का नया मैट्रिक्स बनता है। यहाँ भी देख लो, जरा बी का ऑर्डर चेक करो, बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। एक ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। हमने मल्टीप्लाई क्यों कराया था? क्योंकि ये से मैच हो रहा था। अब जरा चेक करो, बचा क्या? 3 बचा, 3 बचा, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। चेक कर लो, यही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये बड़ी तसल्ली से एक बार दोबारा देख लेना बाद में वीडियो में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिमार्क लिख देता हूँ। रिमार्क ये है कि मान लो लेट ऑर्डर ऑफ ए, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है, और मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? n क्रॉस k। अब यहाँ पे n क्यों डाला? क्योंकि जब तक ये मैच नहीं करेगा तो a भी आएगा नहीं। देन ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? मतलब a को b से मल्टीप्लाई कराने का उसका मैट्रिक्स ऑर्डर कितना आएगा? m क्रॉस k आएगा। समझ गए? क्योंकि ये तो मैच हो गए, n और n तो मैच हो गया, जो बच गया इसी का नया ऑर्डर बनेगा। समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुआ, सेकंड एक्स से आपकी खत्म होगी है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस है, यू कैन नाउ इजीली डू दैट। आराम से हो जाए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आराम से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल भी देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम्पल देखना भी इनफ है इसके अंदर। इसमें छोटी छोटी सी चीजें हो रही है, वो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का टाइम और दे दो, तो मैं आपकी फिर छुट्टी कर देता हूँ, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया बहुत है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, उसको समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप ए की सारी एंट्री का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है। जैसे कि समझ लो, एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए से 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने बोला ए स्क्वायर निकालो, तो एक बच्चे ने क्या किया? 1 का स्क्वायर कर दिया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। जबकि हमें करना क्या? ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 3 2 4 ये रहा मैट्रिक्स, इसको इसी से क्या कराना है? आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, आप देख लेना कैसे कराते हैं, वहां से देख लेना, आपको आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए? ए स्क्वायर क्या हुआ फिर? ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है। इसको नोट कर लेना नंबर 1 में। नंबर 2, अगर मान लो आपको ए क्यूब निकालना है तो क्या करोगे फिर? ऑब्वियसली होगा ए इंटू ए, ऐसा होगा। मान लिया आपने पहले इन दो को मल्टीप्लाई करा लिया, तो फिर आप क्या लिख सकते हो? इसे ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए कि ए की पावर 4 कैसे निकालना होगा। तो अगर आपको ए की पावर 4 निकालना है, ए की पावर 4 कैलकुलेट कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। ए की पावर 4 का मतलब है ए को 4 बार लिखना है। अब मान लो एक बच्चे ने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया? उसका ए स्क्वायर आ गया। उसने इसको भी इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ए स्क्वायर आ गया। तो अब आपको ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 4 आ जाएगा। अब एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है, उसने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ए स्क्वायर आया, फिर उसने ए और ए रख लिया, फिर उसने इन दो को मल्टीप्लाई कराया, ए क्यूब आया, ए क्यूब इंटू ए करके भी आप ए की पावर 4 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपके 2 रास्ते हैं, या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो ए को, तो यहाँ पे ये इसका आंसर सेम ही आएगा। फिर ए स्क्वायर कराओगे, ए की पावर 4 आ जाएगा। 1 वे ही हो गया। दूसरा वे क्या है? पहले इन दोनों को कराया, ए स्क्वायर आया, फिर ए स्क्वायर को ए से कराया, ए क्यूब आया, फिर ए क्यूब को ए से कराया, ए की पावर 4 आया। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की सर्कमस्टांसेस पे। हो सकता है हमने क्वेश्चन में कहीं पे ए क्यूब निकालो, या ए क्यूब हमें दे रखा हो और ए भी हमें दे रखा है, तो A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यही यूज करेंगे ना। वो आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओगे, ये सब बताने वाली बातें नहीं है। और क्या इसमें नोट करने वाली बात है, इसको अलग से नोट करके लिख लेना। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, उसको आई बोलते हैं। आई को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करा लो, मतलब आई का स्क्वायर कर लो, आई का क्यूब कर लो, आई की पावर 4 कर लो, या आई की पावर में सिंपल बोल दो n कर लो, इन सबका आंसर सेम आएगा, विच विल बी आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना भी पावर कर लो, अब कुछ याद भी नहीं होगा शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 वाला, और 3 क्रॉस 3 वाला भी होता है, जो ज्यादा यूज होगा।
ज्यादा यूज ये 3x3 वाला होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका जितना मर्जी पावर कर लो ये ढीठा ही ऐसे कैसे ही रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ढीठा है, जैसे 1 होता है ना, 1 का जितना मर्जी पावर कर लो ढीठ ही होता है, वो 1 ही रहता है। 1 का कितना मर्जी पावर करो वो 1 ही रहता है, तो ये एक्चुअली 1 ही होता है, मैट्रिक्स में इसको 1 बोलते हैं। इसका जितना मर्जी पावर कर लो ये सेम ही रहेगा। इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी आप अलग से देख लो, अलग से नोट कर लो उसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वापस ए आ जाएगा। मतलब आपने मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, उसको आपने आई से मल्टीप्लाई कराया, भले राइट से कराओ या लेफ्ट से कराओ, आई इंटू ए भी करोगे तो भी ए ही आ जाएगा। ए कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो जैसे ए है आपका 1 2 3 4, तो अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो आई भी आपको 2x2 ही लेना है। आप इसको मल्टीप्लाई करा के देखो, आई को ए के साथ ए इंटू आई करके चेक करना, वापस से आपका ए वापस आ जाएगा। ठीक है, आपको करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करा के देखना, मल्टीप्लाई मैंने सिखा दिया है। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस से यही मैट्रिक्स आ जाएगा, समझ गए। भले आई को आप राइट में लिखो या लेफ्ट में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लाई के केस में। जैसे 1 काम करता है ना मल्टीप्लाई में, वैसे ये काम करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, जैसा 1 काम करता है मल्टीप्लाई में, वैसे ही ये मैट्रिक्स काम करता है। क्लियर होगी बात। तो आपका इस चैप्टर में कुछ खास नहीं बचा है। तो सिद्धार्थ जी देखो, बड़े ध्यान से बात सुनो, इसमें इसको 3.2 तक तो कर ही लेना। ठीक है, देख लेना, आपको कोई क्वेश्चन करने का मन है तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अदरवाइज एग्जांपल देखने से भी आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल जाएगी, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपका थोड़ा सा ही बचा है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, क्लियर, बाय बाय टाटा। और सुनो 2 मिनट रुक जाओ।